पालीगंज के विधायक और आयसा महासचिव संदीप सौरभ जी हमारे साथ में हैं। महंगाई, बेरोजगारी और बिहार में जो गतिविधि होती है उन पर प्रमुखता से आवाज़ उठाते हैं और हमेशा सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर छाए रहते हैं। आज मधेपुरा इनका आना हुआ है। मधेपुरा में क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, अचानक से यह जानने की कोशिश करेंगे। क्या मकसद रहा मधेपुरा में? अभी जो आप बता रहे हैं कि बिहार में किन किन चीज़ों का संकट है, पूरे देश के सामने ही है। शिक्षा, रोजगार, लोकतंत्र, महंगाई। तो आम जनता जिन संकटों का सामना कर रही है, उन संकटों के ऊपर नौजवानों की क्या भूमिका होनी चाहिए, छात्रों का क्या रोल होना चाहिए, उसको लेकर के एक संवाद करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और इसके साथ साथ आयसा का गठन और आयसा का एक विस्तार यहाँ पे करने के लिए इस जिला में, क्योंकि मधेपुरा को बिहार में लोग जानते हैं कि समाजवाद की धरती है, BN मंडल की ज़मीन है। तो यहाँ पे जनता की मांगों के साथ मजबूत युवाओं का आंदोलन हो, युवाओं का एक तेज आंदोलन हो, इसकी तैयारी करने के लिए और इसके लिए नौजवानों को एकजुट करने के मकसद से हम लोग यहाँ आए। आज आप मधेपुरा आए हैं और मधेपुरा में भी राजद के द्वारा जो प्रखंड मुख्यालय पे विरोध प्रदर्शन है महंगाई के खिलाफ में, वो भी शुरू होने वाला है 11 बजे का टाइम है और आपका भी आने का यही टाइम है। तो क्या लगता है इसमें कोई अंतर आएगा? नहीं, देखिए, हम लोग तो आए हैं बेसिकली अभी यूनिवर्सिटी के अंदर, BN मंडल यूनिवर्सिटी जो है उसमें वहाँ के छात्र ज़्यादातर वहाँ के ही छात्र रहेंगे। और हम लोग का जो महंगाई का सवाल है, जिसके ऊपर आज राष्ट्रीय जनता दल का कार्यक्रम है, हम तो इसके पक्ष में हैं ही। ये तो पूरा महागठबंधन इसको लेकर के सरकार के खिलाफ सड़क पे है। हम लोग तो पहले भी आंदोलन कर चुके हैं। अभी से कहीं कि 5 दिन पहले, 6 दिन पहले भाकपा माले ने भी इस मुद्दे को लेकर के जबरदस्त आंदोलन किया है। अलग अलग प्रखंड में हमारा भी कॉल था। अब है कि एक बड़ी एकजुटता इस सवाल पे हो और आने वाला विधानसभा के अंदर महंगाई का सवाल एक प्रमुख सवाल बन जाए। क्यों जनता जो है वो 150 110 रुपये में पेट्रोल भराएगी? यही भाजपा का जब शासन नहीं था, जब विपक्ष में थी, तब तो ये लोग 2 रुपये दाम बढ़ने पर हंगामा करते थे और आज सीधे दाम को डबल कर दिया, 55 से 110 लेकर के आ गए। तो इनको तो शर्म आनी चाहिए। कल ही बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना हुआ कि नज़रिया बदलिए, महंगाई बहुत कम है, आपको नज़रिया बदलना पड़ेगा, महंगाई बढ़ा नहीं है। अब इस पर हम क्या कहें? बिहार में जो अपना परिवार चलाने वाले लोग हैं, जो अपना परिवार देखते हैं, जो किचन संभालते हैं, उनसे आप बात कीजिए। सीधे सीधे घर चलाने का जो खर्च है वो डबल हो चुका है। माने सरसों का तेल से लेकर के डीजल पेट्रोल से, और डीजल पेट्रोल सिर्फ डीजल पेट्रोल नहीं होता है। डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ने का मतलब है कि हर सामान का दाम बढ़ जाना, क्योंकि ढुलाई का खर्च बढ़ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ जाता है। तो हर चीज़ का दाम बढ़ जाएगा। चलिए, कुछ देर के लिए महंगाई भत्ता भी आप दे देंगे जो नौकरी में होंगे, लेकिन जो नौकरी में नहीं है, जिनका रोज रोज कमाते हैं और उसी पैसे से खाते हैं, उनका क्या है? तो ये झूठ बात है कि लोग नजरिया बदल देने से बदल क्या ऐसा है कि उप मुख्यमंत्री होने के बाद खुद महंगाई कम लगने लगा हो? हाँ, तो अब वो कह दे कि हम तो पेट्रोल खरीदते ही नहीं है। देश में जब प्याज का कीमत बढ़ा तो उस समय वित्त मंत्री ने क्या कहा कि हमारा तो परिवार प्याज खाता ही नहीं है, हम लोग कैसे जानेंगे? तो ये संभव है कि उप मुख्यमंत्री पेट्रोल भराते ही नहीं हो, महंगाई देखते ही नहीं हो। और दूसरा, जब से योगी आदित्यनाथ जनसंख्या बिल को लेकर चर्चा शुरू हुआ है, तो जदयू बीजेपी में बिहार में भी अनबन और बयानबाजी होने लगी है। बीजेपी का जहां कहना है कि सीधे तौर पे सिर्फ कानून से ही इसका हल निकल पाएगा, और जदयू कहती है कि नहीं, शिक्षा देकर, लोगों को शिक्षित कर, लोगों को जागरूक कर। आपका महागठबंधन के क्या रुख है इसमें? हम तो बीजेपी को एक ही बात कह रहे हैं, ये कानून अगर आप ला रहे हैं कि 2 बच्चे आपके हो जाएंगे, उससे ज़्यादा हो जाएंगे, तो आप पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, आप विधानसभा नहीं लड़ सकते हैं। बोल के देखिए एक बार। जो विधायक बीजेपी के बैठे हुए हैं विधानसभा के भीतर, 7-7 बच्चे वाले लोग, 6-6 बच्चे जिनके हैं, उनके ऊपर ये लागू क्यों नहीं होगा? जो देश में MP में बैठे हुए हैं, संसद के अंदर जो बैठे हुए हैं, उनके ऊपर लागू क्यों नहीं होगा? तो असल में जनता जो पहले से ही परेशान है, उसके ऊपर और ज़्यादा परेशानी कैसे डाल देना है और कैसे इस मामले को पूरा हिंदू मुसलमान कर देना है, यही मकसद है इसका, और कोई दूसरा मकसद नहीं है। और भाजपा जदयू में कलेश सिर्फ नहीं है, जदयू के अंदर भी कई सारी आवाज़ें इस तरह की हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि इसके लिए शिक्षा दे देना काफ़ी है, ठीक बात है, हम भी यही मानते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि एकदम बहुत बढ़िया कानून है और ये कानून बिहार में भी आना चाहिए।
तो जदयू के अंदर भी दो बातें हैं। तो असल में मामला है कि असल सवाल जो है, जो शिक्षा का सवाल है, जो रोजगार का सवाल है, जो महंगाई का सवाल है, जो भ्रष्टाचार का सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, इनको डेविएट करके पूरे बिहार को जनसंख्या की नियंत्रण कानून आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, इसमें बांटना चाहते हैं। ये बिना सिर पैर का कोई कानून। आप युवा हैं और अभी आप राजनीति के लिहाज से बिहार में काफ़ी मायने रखते हैं। जो राजनीति में आना चाहते हैं, जो युवा संघर्ष कर रहे हैं, राजनीति में आना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे उनको कि अपने अधिकारों के लिए एक प्रचलन शुरू हो गया है, जो युवा आते हैं मुसलमान को गाली देते हैं या मुसलमान के खिलाफ बोलते हैं, बीजेपी उनको टिकट दे देती है, बीजेपी उनको नेता बना देती है। क्या इस प्रचलन से युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए कि युवाओं को सोच बदलकर एक जो सामाजिक राजनीति होती है, एक समाजवाद की राजनीति होती है, इसमें आना चाहिए? दो अलग अलग रास्ते हो गए अभी। जी जी, देखिए, हम तो 14 साल लगातार छात्र मोर्चे पर रह करके शिक्षा, रोजगार और लोकतंत्र के सवाल पे सड़क पर उतरे, और हम वैसे तमाम नौजवानों को कहेंगे कि आप अपना मकसद बनाइए कि हमें सामाजिक परिवर्तन करना है, शॉर्टकट नहीं। पॉलिटिक्स में जो नौजवान है, अगर उनको लगे कि कोई शॉर्टकट इसका है, कोई पिछला दरवाजे से हम घुस जाएंगे, मुसलमान को गाली दे देंगे और उससे हमको बीजेपी टिकट दे देगी, हम नेता बन जाएंगे, भले ही आप नेता बन जाएं, लेकिन आप जो सिस्टम चल रहा है, नौजवान होने के नाते जो लोग आप पे यकीन करते हैं, आप उस सिस्टम में कोई बदलाव नहीं कर सकते। आपको सिस्टम में अगर कोई बदलाव करना है, अगर आपको कोई क्रांतिकारी परिवर्तन करना है, तब शॉर्टकट से नहीं चलेगा। उसका जो रास्ता होगा वो टफ रास्ता है। उस टफ रास्ते पे बढ़ने का हौसला रखिए। और राजनीति में आने का ये कतई मतलब नहीं है कि हम विधायक और सांसद हो जाएंगे तभी राजनीतिक में हैं। बिहार के तमाम सारे छात्र जो सड़क पर उतर करके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, कॉलेज में छात्रों को पढ़ने के अधिकार देने की मांग के लिए लड़ रहे हैं, सम्मानजनक रोजगार मिले और समय पे मिले, इसके लिए जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, वो सब लोग राजनीति में हैं। वो भी एक राजनीति है, लेकिन ये राजनीति जो है वो हक के लिए है, वो जनता के पक्ष के लिए है। तो जनता के पक्ष में लड़ाई करने के लिए, संघर्ष करने के लिए आपको विधायक सांसद होना जरूरी नहीं है। तो शॉर्टकट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, संघर्ष जो है। लास्ट क्वेश्चन, किसान के मुद्दे पर किसान आंदोलन धीरे धीरे शुरू हुआ, फिर तेज हो रहा है, फिर मोदी सरकार या केंद्र सरकार इस पे कुछ रुख अपना तय नहीं कर पा रही है, क्या कहना चाहेंगे? केंद्र सरकार ने रुख तय नहीं किया है, ये सही बात नहीं है। केंद्र सरकार ने रुख तय कर लिया है, और उनका रुख यही है कि हमें हर हाल में इस देश को बेच देना है। खेती को, किसानी को और जमीन को, तीनों चीजों को कॉरपोरेट के हाथ में तेज गति से कैसे दे देना है, इसके ऊपर केंद्र सरकार काम कर रही है। और इसीलिए देखिए कि कानून, जो कृषि कानून आए थे, जिसके खिलाफ में आजादी के बाद अब तक का सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ, इतना लंबा आंदोलन और इतने बड़े संख्या में लोग भागीदारी किए हों, ऐसा आंदोलन हिंदुस्तान में कभी हुआ नहीं। दुनिया भर में अखबारों में एक खबर आ रही है कि हिंदुस्तान की जो सरकार है किसानों के साथ नाइंसाफी कर रही है, लेकिन इस सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसने तो अपना मनसा तय कर लिया है कि हमें अडानी के लिए काम करना है, हमें अंबानी के लिए काम करना है। हर मोर्चे पे वही कर रहे हैं लोग। तो किसानों का लेकिन ये है कि हम सलाम करेंगे उन किसानों का जिसने इस कठिन समय में भी, जब कोरोना महामारी चलता रहा, जब देश में लगातार सरकार का दमन चलता रहा, किसानों के ऊपर फर्जी एफआईआर हुए और 500 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है आंदोलन करते हुए। इसके बावजूद अगर किसान आज डटे हुए हैं दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पे और बाकी जगहों पे, तो आप समझिए कि वो किसान सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो सिर्फ किसानी के लिए बात नहीं है, वो किसानों का आंदोलन आज इस देश के अंदर लोकतंत्र का आंदोलन बन चुका है। लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा, किसान का सिर्फ यही मांग है कि आप ये जो 3 कानून लाए हैं इसको वापस लीजिए, इस पर चर्चा कर लीजिए, वापस ले लीजिए, चर्चा कर लीजिए। सरकार कह रही कि हम हर चीज कर सकते हैं, वापस नहीं ले सकते हैं। तो अब हर चीज करेंगे क्या आप, जब आप इस कानून को वापस ही नहीं लेंगे? जैसे देखिए, अभी जो किसान आंदोलन का एक प्रमुख मांग है कि आप आवश्यक वस्तुओं का अधिनियम 1951 का जो कानून है उसको बनाए रखिए। जो 3 कृषि कानून है उसमें एक कानून यही भी कहता है कि आवश्यक वस्तुओं का अधिनियम जो है उस कानून को हम खत्म कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि देश की सरकार अब यहाँ कोई भी वस्तु को आवश्यक वस्तुओं का सामान नहीं मानती।
आवश्यक वस्तुओं का अधिनियम के तहत उसको रखना ही नहीं चाहती है। पश्चिम बंगाल में एक बार बहुत बड़ा अकाल आया और उसके चलते वहाँ पे 20 लाख की आबादी की मौत हो गई। तब ये कानून बना था कि आप जिंदा रहने के लिए जो जरूरी सामान है, चावल है, गेहूं है, अनाज है, दलहन है, तिलहन है, सरसों का तेल है, आलू है, प्याज है, ये जो आवश्यक सामग्री है, इसका आप एक सीमा के बाद भंडारण नहीं कर सकते, एक समय से ज़्यादा भंडारण नहीं रख सकते हैं। ये कानून देश के अंदर आज़ादी से पहले बना था और इसका कारण वही था, पश्चिम बंगाल का अकाल। अब सिर्फ इसलिए कि भंडारण कर सकते हैं, अब अडानी को करने का कारखाना बन चुका है, अडानी ने अपना भंडार घर तैयार कर लिया है, सरकार इस कानून को ख़त्म कर दी। और जैसे ही ये कानून ख़त्म हुआ, आज देखिए कि सरसों का जो तेल है उसका रेट क्या हो गया, जो दलहन तिलहन है उसका रेट कहाँ जा रहा है। तो असल में गरीब भूखे मर जाए लेकिन अडानी अंबानी का जेब भरता रहे, यही तो सरकार की कोशिश है। ये थे हमारे साथ पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ जी। इनका सीधे तौर पे कहना है कि गरीब भूखे मर जाए लेकिन अंबानी अडानी का पेट भरना चाहिए। मधेपुरा से शाहनवाज की रिपोर्ट, मिल्लत टाइम्स के लिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।